सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग नाजरीन। प्रोग्राम फ्रंट पेज के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोइज़ुर रहमान और मैं हूं अरीबा फातिमा और आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ पे पाकिस्तान का सबसे मुनफरिद और दिलचस्प शो, जहां आप जान सकेंगे दुनिया भर से अहम खबरें और उन पर हम लेंगे माहिरीन की राय, तज्जिए और तबसरे। यही नहीं, इसके साथ हम आपके लिए लाएंगे दुनिया भर से वो तमाम मालूमात जो आप जानना चाहते हैं। तो बढ़ते अपनी पहली स्टोरी की तरफ। और नाज़रीन, आज हम प्रोग्राम आगाज़ करते हैं बरतानिया से एक बहुत अहम अपडेट के साथ। नाज़रीन, बैनुल-अक़वामी ह्यूमैनिटेरियन कानून की संगीन खिलाफ वर्जियों में इस्तेमाल के वाज़े ख़तरे की वजह से बरतानिया इसराइल को असलहा बरामद करने के 350 में से 30 लाइसेंस मुअत्तल करेगा। सेक्रेटरी खारजा डेविड लेमी ने पीर को पार्लियामेंट से खिताब किया, जिसमें उन्होंने कहा कि यह पाबंदी हमास के खिलाफ गजा के तनाज़े में मुमकिन तौर पर इस्तेमाल होने वाली अशिया का अहाता करती है। एक अहम बात यह है कि इस पाबंदी में F-35 जेट के पुर्जे शामिल नहीं हैं, जिस पर हम थोड़ी देर में आपको तफसील से आगाह करेंगे। वाज़ेह रहे कि लेमी ने कहा है कि मुकम्मल पाबंदी नहीं है और बरतानिया अब भी बैनुल-अक़वामी कानून के तहत इजराइल के अपने दिफा के हक़ की हिमायत करता है। जुलाई के इंतखाबात में लेबर पार्टी ने कामयाबी हासिल की। इसके बाद कानूनी तामील के लिए इजराइल को हथियारों की फ़रोख्त का जायज़ा लेने का वादा किया। बरतानिया के इस इक़दाम को काबिल तहसीन निगाह से देखा जा रहा है। नाज़रीन, आपको मज़ीद आगाह करें कि लेमी ने हाउस ऑफ कॉमन्स को बताया कि तहकीकात करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इसके सिवा कोई चारा नहीं था। उन्होंने कहा कि इस बात का वाज़ेह ख़तरा है कि बरतानिया के असलहे की बरामदात बैनुल-अक़वामी ह्यूमैनिटेरियन कानून की खिलाफ वर्जी में इस्तेमाल हो सकती हैं। वाकई ये अहम बात है कि यूरोप की एक बड़ी ताकत ने इजराइल के जराइम पर नजर सानी की है। नाज़रीन, यहाँ बताना बहुत अहम है कि बरतानिया वैसे भी इजराइल को कोई बहुत ज़्यादा हथियार नहीं फराहम करता, लेकिन क्योंकि फराहम तो सबसे ज़्यादा हथियार वही सुपर पावर अमरीका करता है, और अमरीका के मिलिट्री एड वेपन्स ट्रांसफ़र मॉडल के बरक्स ये प्राइवेट कंपनियों को हथियार फरोख्त करने के लिए लाइसेंसेस जारी करता है, जो अब रोक दिए जाएंगे। तो अब F-35 पर आते हैं, जिससे मुंसलिक बरतानिया के फैसले में एक अहम लूपहोल है। F-35 जेट के पुर्जे अब भी बरतानिया से इजराइल को फराहम किए जा सकते हैं, यानी इन पर कोई पाबंदी नहीं है। डेनमार्क की एक NGO डेनवॉच ने 19 जुलाई को अलमवासी नाम के सेफ जोन पर 3000 पाउंड्स के बम गिराने के लिए F-35 जेट के इजरायली फौजी के इस्तेमाल की तस्दीक कर दी है। तो हम देख सकते हैं कि इजरायली आर्म सप्लायर को रोकना बहुत ही मुश्किल है। नाज़रीन, याद रहे कि इस साल के शुरू में 8 मई को सदर जो बाइडन ने तस्दीक की थी कि अगर इजराइल गजा में हमास के आखिरी अहम गढ़ रफ़ा पर अपने हमले में तोसी करता है, जहां 10 लाख से ज़्यादा शहरी पनाह लिए हुए हैं, तो उनकी इंतज़ामिया मखसूस किस्म के बम्बों की तरसील को रोक देगी। इजराइल ने बिलाखिर हमला कर दिया और इजराइल को हथियारों की बड़ी तादाद की मुंतकिली जारी रही। तो अगर इस किस्म की पाबंदियों पर काम करना ही है तो उन्हें मुस्तकिल और मुकम्मल होना चाहिए। ऐसा लगता है कि अमेरिका इजराइल के जुराइम और नस्ल कुशी को शय देने में सबसे आगे है। सिर्फ 4 दिन कबल अमेरिकी नायब सदर कमाला हैरिस ने एक हैरान कुन बात की थी। उन्होंने साफ ये कह दिया है सबके सामने कि इजराइल पर हथियारों की पाबंदी नहीं लगाएंगी। ये बात उन्होंने पिछले जुमेरात को सदर के लिए डेमोक्रेटिक उम्मीदवार बनने के बाद अपने पहले मीडिया इंटरव्यू में कही, जो उन्होंने CNN को दिया था। इजराइल ऐसे वक्त पर गज़ा पर हमला कर रहा है जब गज़ा की हालत बहुत ख़राब है, लेकिन अमेरिका इजराइल को हथियार देना जारी रखेगा। कमाला हैरिस ने कहा है कि वो पाबंदी किसी भी सूरत नहीं लगाएंगी। ये सुनकर जब गज़ा में तकरीबन 2.3 मिलियन लोग बेघर हो चुके हैं, बहुत ही अफसोस होता है। ये सही है कि इस मौक़िफ़ के नतीजे में इनको शायद इंतखाबात में शिकस्त भी हो सकती है, क्योंकि इनकी सपोर्ट बेस ख़ास तौर पर जवान लोग इजराइल को हथियार फराहम करने के सख्ती से खिलाफ। हम तो अब सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं कि ये हथियार की जो सप्लाई मुकम्मल तौर पे रोक सके, ताकि एटलीस्ट जंग बंदी हो और चीन के जो बेगुनाह लोग हैं उनको आज़ाद हवा में ज़िंदगी गुजारने का मौका मिल सके।
नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ जाता है एक ब्रेक का, तो कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ ही रहिए। देखते रहिए बोल न्यूज़। वेलकम बैक टू फ्रंट पेज। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान में एक बहुत ही अहम डेवलपमेंट के बारे में। नाज़रीन, हम बात करते हैं अपने स्टार्टअप इकोसिस्टम से मुताल्लिक, और ख़बर ये आ रही है कि नाज़रीन स्पार्क लैब्स एक वेंचर कैपिटल कंपनी है जो नए कारोबारों में इन्वेस्ट करती है। इस कंपनी को ओपन एआई और एंथ्रोपिक जैसी बड़ी एआई कंपनीज़ में इन्वेस्ट करने के लिए जाना जाता है, लेकिन वो बहुत सी छोटी कंपनीज़ की भी मदद करती है जिनके बारे में शायद आप नहीं जानते। मंगल को स्पार्क लैब्स ने कहा कि वो $50 मिलियन का नया फंड शुरू कर रहे हैं। एआई अब कुछ सालों से एक बहुत बड़ा ग्लोबल बिजनेस बन चुका है। बहुत सारे लोग इस बारे में बहुत पुरजोश हैं, ख़ास तौर पर वो चीज़ जिसे जनरेटिव एआई कहा जाता है। इसकी वजह से बहुत सी नई एआई कंपनियां भी शुरू हुई हैं। नाज़रीन, इस हवाले से आपको मज़ीद आगाह करें कि सरमायाकार एक और ओपन एआई की तरफ अगली बड़ी चीज़ तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। वो ऐसी कंपनीज़ की भी तलाश कर रहे हैं जिन्हें बड़े टेक जायंट्स ख़रीदना या एक्वायर करना चाहते हैं, लेकिन ये तमाम नई एआई कंपनीज अपने वादों पर पूरा नहीं उतर पाई। हम कैसे जान सकते हैं कि कौन से स्टार्टअप्स वाकई नई चीज़ें बना रहे हैं और कौन सिर्फ उसे एआई के बढ़ते हुए रुझान का हिस्सा बनना चाहता है? परेशान ना हो, हम अपने माहिर मेहमानों से इस बारे में बात करेंगे। हाँ, हम तारुफ करवाएंगे अपने दोनों मेहमानों का। सबसे पहले हम आपको इंट्रोड्यूस करते हैं सलाल हसन से। ये आया के फाउंडर हैं और ये पाकिस्तान में एक टेक एंटरप्रेन्योर की तौर पे काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं। ये पाकिस्तान के में इग्नाइट नेशनल टेक फंड के भी यंगेस्ट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे और इन्फिनिटी वीसी के भी पार्टनर रह चुके हैं। सलाल हसन ऑल्सो ही वाज नॉमिनेटेड फॉर द अर्थ शॉट प्राइज एंड ही वाज ऑल्सो एन एक्सॉन मोबिल स्कॉलर। नाज़रीन, इसके साथ हमें ज्वाइन किया है तलहा अहमद खान ने, जो कि ऑर्को के सीईओ और को फाउंडर भी हैं। तलहा ने एक ये आइडिया जो सोचा है वो बहुत ही एक एक्साइटिंग आइडिया से स्टेम करता है, जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, और हमने जिस तरह बताया कि वो किस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करेंगे टू ट्रांसफॉर्म द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। इस हवाले से हम उनसे मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। सलाल, सबसे पहले मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी क्योंकि जिस तरह जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो ये एक बहुत बिल्कुल नया आइडिया नहीं है, लेकिन इसमें बहुत नए एस्पेक्ट्स हैं। जैसे नाज़रीन को हम बताते चलें कि 2010-2000 से काफ़ी लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को फॉरेस्ट ट्रैकिंग के अंदर, डिफॉरेस्टेशन की ट्रैकिंग में और क्लाइमेट एक्शन के कई डिफरेंट पार्ट्स के को एनालाइज करने के लिए यूज़ करते रहे हैं। तो सलाल, आप हमें आगाह करें कि किस तरह से आपका जो स्टार्टअप है, आया वो बिल्कुल यूनिक या मुनफरिद सोल्यूशन लेकर आ रहा है, और आपका मेन फोकस क्या होगा, क्योंकि क्लाइमेट एक्शन में बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। सो व्हाट आर यू गोइंग टू फोकस ऑन? जी, thank you very much, Ariba, and an excellent question, and thank you for the kind introduction. AHIA comes from our vision is to facilitate our region's transition towards net zero with accuracy, transparency, and economic growth. और जिस तरह आपको मालूम है, अब climate change is the only agenda that the world stands united on, and Pakistan, along with other countries, has some nationally binding commitments of reducing our emissions by 50% of business as usual. I think इसमें जो हमारी enterprises हैं उनके लिए सबसे बड़ा challenge आता है because जो पाकिस्तान का मसला है regarding emissions is a problem of emissions intensity. मतलब कि हमारी overall emissions इतनी ज़्यादा नहीं है. It's primarily inefficiencies in private sector enterprises which lead which is what needs to be solved. और enterprises के लिए, हमारे enterprises के लिए, in order to remain relevant and instill confidence in buyers, suppliers and foreign investors, and keeping up with regulatory pressures and sustainability reporting standards, जो सबसे बड़ा challenge आता है, which is around the measurement of emissions. So at AHIA, we're an end-to-end climate software player which helps our private sector measure, report, reduce and analyze their emissions in line with global sustainability standards, while also helping them receive access to climate financing from voluntary carbon markets. और इसमें जो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा potential है, which is from the access to climate finance via voluntary carbon markets, this has a potential to generate up to $3 to $5 billion in FDI and foreign exchange. Oh wow, So that's really remarkable.
I think جی this is بالکل brilliant. I think this is brilliant. And Talha, میں آپ سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں because the idea that you've put forward in the form of your startup Orco وہ بھی بہت ایکسائٹنگ آئیڈیا ہے. اینڈ اگر آپ ایک طرح سے دیکھیں جو الیکٹریکل وہیکلز ہیں ان کی بھی جو پاپولیرٹی بڑھتی جا رہی ہے, دیٹ از اے گڈ سائن ان ٹرمز آف برنگنگ ڈاؤن دا کاربن ایمیشنز. آپ یہ بتائیں کہ آپ جو ہے اپنے پروڈکٹ کے ذریعے کس طرح ٹرانسپورٹیشن سسٹم کو ٹرانسفارم کریں گے, اور ہاؤ ڈو یو ایم ٹو ڈو دیٹ؟ یا ایبسلیوٹلی پاکستان میں جو ٹرانسپورٹ انڈسٹری ہے, اسپیشلی جو 2-3 ویلر انڈسٹری ہے, وہ کافی زیادہ کنٹریبیوٹ کرتی ہے ٹورڈز کلائمیٹ چینج اینڈ پرٹیکولرلی ٹورڈز دا پور ایئر کوالٹی دیٹ وی ہیو ان آور اربن سینٹرز. سو Orco provides a AI powered electric vehicle fleet management system. سو ہم کام کرتے ہیں مینوفیکچررز اور اسمبلرز کے ساتھ ایک سائڈ پہ جو کہ الیکٹرک وہیکلس پروڈیوس کرتے ہیں, اور دوسری سائڈ پہ we work with fleet operators to help them transition from their existing petrol or diesel powered fleets to electric fleets. یہ کرنے کے لیے ہمارا ایک اسپیشلائز سافٹ ویئر ہے جو ہم پرووائڈ کرتے ہیں, جس کے تھرو لاجسٹکس کمپنیز, خاص طور پہ مڈل مائل اور لاسٹ مائل ڈلیوری والی کمپنیز, اپنے لاجسٹکس کو بہت آپٹیمائز طریقے سے چلا سکتی ہیں. اور ساتھ میں ہم ڈلیوریز کی کاسٹ اور اوور آل انوائرمنٹ کو بھی امپروو کرتے ہیں تھرو آر ٹیکنالوجی. سو اگر آپ ایک طریقے سے دیکھیں تو ہمارا سافٹ ویئر جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے اینڈ ٹو اینڈ لاجسٹکس اور آپریشنز مینجمنٹ کے لیے فار آل کائنڈز آف فلیٹس. تو الیکٹرک وہیکل کے میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ آپ کو رینج انگزائٹی جسے کہتے ہیں, کہ آپ کی اگر چارج ختم ہو جائے اگر, تو پھر آپ بیٹری کو چارج کہاں سے کریں گے. تو ہمارا سافٹ ویئر یہ میک شیور کرتا ہے کہ آپ کی ڈلیوریز ہمیشہ بغیر چارج ختم ہوئے ہوئے رینج انگزائٹی کو سالو کر کے آپ اپنا کام پورا کر سکیں. ساتھ میں تھرو آر سافٹ ویئر our customers are able to save up to 30% in their operations cost. جی آپ کی بات سے پھر میں کنیکٹ کرتی چلوں, کیونکہ آئی تھنک آپ دونوں نے مینشن کیا ہے کہ یو آر ٹرائنگ ٹو پرووائڈ این اینڈ ٹو اینڈ سلیوشن وچ از ریئلی گڈ آئیڈیا, کیونکہ ظاہر سی بات ہے الیکٹرانک وہیکل کے بھی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ میں آپ کا کرٹیکل کردار رہے گا, اور کلائمیٹ ایکشن اور جیسے جیسے نیٹ زیرو کی بات ہوتی رہتی ہے اس میں بھی سلال آپ کی کمپنی کا کرٹیکل کردار ہے. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتی تھی کہ ایک تو آپ نے تھوڑی ہمیں آلریڈی بات بتائی ہے کہ کتنا زیادہ فیڈرل انویسٹمنٹ کی آپ توقع رکھتے ہیں, آپ تھوڑا اس میں ہمیں تفصیلاً بتا سکتے ہیں کہ پاکستان کی جو عوام ہے جو آج اس وقت شو دیکھ رہے ہیں, وہ آپ کے اس پروجیکٹ سے کیا ایکسپیکٹیشن رکھ سکتے ہیں اور کس طرح وہ اس میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں؟ جی بالکل, آئی تھنک سب سے جو بہتر چیز ہے اس وقت جو ہم پرووائڈ کر رہے ہیں, جو دس از اے بگ پرابلم دیٹ وی آر سالونگ وچ از اراؤنڈ دا ویریفیکیشن اینڈ دی ایکوریسی آف میجرنگ ایمیشنز. اور جب آپ کسی چیز کو چینج کرنا چاہتے ہیں ایک انٹرپرائز لیول پہ, تو اس کا بنیاد ہی جو ہے وہ حساب سے شروع ہوتی ہے. تو جب آپ ایکوریٹلی ایک چیز کو حساب کر سکیں گے تو دیٹ ول ہیلپ یو ریڈیوس اٹ اینڈ آلسو بی ایبل ٹو ٹیکل اٹ اینڈ ٹو رپورٹ اٹ. اور رپورٹنگ کے اوپر بھی بہت زیادہ کمپلائنس اور ریگولیٹری اسٹینڈرڈز آ رہے ہیں, جس طرح ESG ڈسکلوجر گائیڈ لائنس جو پاکستان اسٹاک ایکسچینج اینڈ لسٹڈ کمپنیز کے لیے انفورس کر دی ہیں, ایز ویل ایز سائنس بیسڈ ٹارگیٹس انیشیٹو, CSRD, IFRS S2 رپورٹنگ جو ہمارے ایکسپورٹ بزنسز جس طرح ٹیکسٹائل اور انرجی سیکٹر کو کرنا پڑ رہا ہے جسٹ ٹو ریمین کمپیٹیٹیو. آئی تھنک جو دوسری سب سے بڑی اپرچونیٹی ہے وہ ہے ود دا والنٹری کاربن مارکیٹ, جس کے اوپر حکومت پاکستان منسٹری آف کلائمیٹ چینج نے ایک ڈرافٹ کاربن مارکیٹس پالیسی بھی نکالی ہے. آپ اگر چاہیں تو آپ ہماری ویب سائٹ پہ جا کے ہمارے ایشو بریفس اس سبجیکٹ میٹر کے اوپر پڑھ سکتے ہیں کہ آگے ریگولیٹری فریم ورکس کس طرح کے آ رہے ہیں اور واٹ انٹرپرائزز شوڈ بی ڈوئنگ ان آرڈر ٹو کیپ اپ ود دیم. بٹ دا VCMs آفر اے کریٹیکل سورس آف کلائمیٹ فائنانس, اور اس میں جو ہے جو پاکستان کا جو علاقہ ہے اس میں نیچر بیس ایکویسٹریشن کے پروجیکٹس بہت اچھی طرح کامیاب ہو سکتے ہیں. اور اس کا ایک بہت شاندار اگزامپل ہے ڈیلٹا بلو کاربن کے نام سے, which is a mangrove project in the province of Sindh carried out by the government of Sindh, which has already generated about $40 million in FDI for Pakistan. And with Tawazzun, we're offering each and every person the ability to come in to list their projects and to access climate finance as easy and as simplified as you would do going on an Amazon or an Alibaba. So اس کو ہم ڈیموکریٹائز کر رہے ہیں ٹو اسپریڈ کلائمیٹ ایکشن ٹو ایچ اینڈ ایوری اسمال میڈیم سائز انٹرپرائز, میکنگ اٹ کاسٹ efficient and transparent and lowering all barriers to entry.
I think that is That's amazing. brilliant. Yeah. I think you two have been very kind to us for giving us so much time despite having a very busy schedule. तला मुझे जाते जाते आपसे एक सवाल का जवाब मैं चाहूँगा. आपने जिक्र किया कि आप किस तरह ना सिर्फ व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स के साथ काम करेंगे बल्कि आप इसके अपना जो आपका सिस्टम है उसको आप और एक्सपैंड करेंगे. Do you have something in mind to actually work with ride hailing applications? क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में आप देख लें जो इस वक्त मोस्ट कॉमन वे ऑफ एक्चुअली यूजिंग जो 2 and 3 व्हील व्हीकल्स है वो बेसिकली ये राइड हेलिंग ऐप्स के थ्रू भी काफ़ी ज़्यादा इसमें है. तो हाउ डू यू हैव एनी प्लान टू एक्चुअली ब्रिंग देम अंडर योर अम्ब्रेला? Absolutely. We're already working with a couple of ride-hailing platforms, including the ones that are active in Pakistan, like Yango, the Russian ride-hailing platform. और उसमें हमारा रोल ये है कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को 2 और 3 व्हीलर्स को एवरीडे यूज़ के लिए लोगों के लिए अवेलेबल करें. उसके एक्चुअली 3 बहुत बड़े फ़ायदे हैं. पहला फ़ायदा इमीडिएटली ये है कि कॉस्ट कम होगी आम लोगों के लिए जो राइड हेलिंग की ऐप इस्तेमाल करती हैं. तो ऑन एवरेज एन इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो राइड है वो 20 to 30% चीपर होगी कंपेयर टू ए पेट्रोल इंजन बाइक और 3 व्हीलर. सेकेंडली, as you're aware, majority of the air pollution is caused by PM 2.5 जो कि हमारे एयर क्वालिटी इंडेक्स को ख़राब करते हैं. वो 2 और 3 व्हीलर पेट्रोल से होता है, तो एक उसमें बेहतरी आएगी. और तीसरा ये भी है कि जिस तरीके से अगर इलेक्ट्रिक 2 और 3 व्हीलर्स बढ़ेंगे तो उनकी पावर कंजम्पशन कैपेसिटी भी बढ़ेगी. तो हमारे पास हमारे मुल्क में अभी एक और बहुत बड़ा मसला है, वो ये है कि काफ़ी सारे ऐसे पावर प्लांट्स हैं जो कि एक्सेस पावर जनरेट कर रहे हैं और हम उनको यूटिलाइज नहीं कर सकते. तो इस तरीके से हम उस पावर को एक प्रोडक्टिव तरीके से यूटिलाइज भी कर पाएंगे. तो ये 3 डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं हमारे बाय ऑनबोर्डिंग प्लेटफॉर्म्स लाइक राइड हेलिंग. साथ में हम राइड हेलिंग के अलावा लास्ट माइल ग्रोसरी और फूड डिलीवरी को भी इलेक्ट्रीफाई कर रहे हैं. That's great. That is a great idea, and you know we are so excited to learn about your platforms, and I'm sure कि audience भी बहुत ही excited होंगे ये सुन के. Thank you so much Salal and Talha for joining the show. आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा and we wish you all the very best. नाज़रीन, इसके बाद हमने फैसला किया है कि हम इस पे एक इंडिपेंडेंट राय लें और इस हवाले से हमें ज्वाइन किया है डेटा दरबार के CEO मुताहिर खान ने. मुताहिर, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया. सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपको लाजमी पता होगा ऑर्को और आहिया को अभी काफ़ी मैसिव फंडिंग मिली है और उनका जो वेंचर है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिप्लॉय कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट के अंदर और क्लाइमेट एक्शन के अंदर. तो इस कॉन्सेप्ट के बारे में आप थोड़ा हमें डिटेल बता सकते हैं? क्या ये किसी नए ट्रेंड को सिग्नल करता है? क्योंकि जहाँ तक हमें पता है काफ़ी अरसे तक जो स्टार्टअप्स के अंदर फंडिंग आ रही थी पाकिस्तान में वो काफ़ी कम हो गई थी. तो क्या इससे एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है स्टार्टअप फंडिंग के अंदर? बिल्कुल. तो आई थिंक एक जो पिछले 1.5 साल के अंदर एक ट्रेंड उभर कर आया वो ये कि माजी में पाकिस्तान में जो स्टार्टअप्स थे वो अक्सर फंडिंग उठाते थे पाकिस्तान की कंज्यूमर मार्केट के लिए. आपके एयरलिफ्ट जैसे स्टार्टअप्स आया थे या बाइक जैसे स्टार्टअप्स आए थे जिनका मकसद होता था पाकिस्तान के कंज्यूमर्स बेस को टारगेट करना और उनके लिए वो मार्केट अपनी बनाते थे टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स के जरिए. क्योंकि फंडिंग कम हो गई है, पाकिस्तान के मौशी हालात कुछ खासे थे नहीं, तो उसकी वजह से कंज्यूमर की मार्केट से काफ़ी पिछले 1.5 साल में कंपनीज हटी हैं और उन्होंने अपना रुझान बढ़ाया है B2B की तरफ. B2B के अंदर भी एक खास पहलू आता है, सिर्फ पाकिस्तानी B2B में नहीं, उनका फोकस होता है टिपिकली कि वो पाकिस्तान से शुरू करें, पाकिस्तान से पायलट करें और फिर वो बाहर जाके अपना प्रोडक्ट बेचें. क्योंकि सॉफ्टवेयर सर्विस होता है और टेक्नोलॉजी बेचनी होती है, लोग नहीं बेचने होते प्राइमरीली, या वहाँ पे जाके इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं खड़ा करना होता, सिर्फ टेक्नोलॉजी बेचनी होती है. तो वो उसके लिए आसान होता है एक्सपोर्ट का एंगल. और क्योंकि बाहर मार्केट अच्छी है, पाकिस्तान की कुछ कॉस्ट एडवांटेजेस होते हैं जिसकी वजह से काफ़ी एक रुझान हमें देखने को मिल रहा है पिछले 1.5 साल में कि पाकिस्तानी कंपनीज बाहर की तरफ एक्सपैंड करना चाह रही हैं अपने सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस के साथ. तो ये जो आया और ऑर्को भी इसी एक ट्रेंड का हिस्सा है. बल्कि अगर आप ऑर्को को देखें तो ऑर्को ने आई थिंक एक्सेलरेटिंग एशिया से भी फंडिंग उठाई थी. उनका एक्सेलरेटर प्रोग्राम है. उनका फोकस जो है ईवी फ्लीट्स हैं. तो ईवी की मार्केट पाकिस्तान में अभी बहुत नई है, इवन दो दे हैव सम क्लाइंट्स एज फार एज आई नो, मगर उनका प्राइमरीली फोकस जो है बाहर की तरफ है.
साउथ ईस्ट एशिया में मार्केट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को सोल्यूशन यहाँ पे बना रहे हैं और कस्टमर्स वहाँ की पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं. That is Okay. part of the broader equation Very nice. across the ecosystem. नहीं, दैट साउंड्स रियली इंटरेस्टिंग. थैंक यू फॉर द एनालिसिस मुताहिर. अब इससे ही मेरा एक और सवाल यहाँ पे आता है और मैं ज़रा पूछना चाह रही थी आपसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेफिनेटली इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है और बहुत इसने दुनिया को चौंका दिया है. तो इसको मद्देनज़र रखते हुए आप ज़रा हमें आगाह करें कि एनर्जी एफिशिएंसी और आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी का क्या ताल्लुक़ है और इस कनेक्शन का इन एट लार्ज जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है उस पर क्या इन्फ्लुएंस होता है. उसको हम लेट्स स्टेप बैक फॉर अ सेकंड, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एट द एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है किसी भी सेक्टर के अंदर. अब वो आप एनर्जी एफिशिएंसी में करें, वो फाइनेंशियल सर्विसेज में करें, वो ई कॉमर्स में करें, टू एनालाइज डेटा, टू फाइंड पैटर्न्स, टू मेक डिडक्शंस, टू ऑटोमेट प्रोसेसेस, वो एनर्जी एफिशिएंसी में भी हो सकता है. लेकिन उसके एक बहुत बड़ा उसके लिए जो इंग्रेडिएंट चाहिए होता है वो चाहिए होता है अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा. अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा अक्सर क्योंकि प्रोसेसेस बहुत ही मैनुअल से हैं, मैकेनिक से हैं, जिसकी वजह से वो डेटा मैसर नहीं होता. तो पाकिस्तान के अंदर एनर्जी एफिशिएंसी इज अ सीरियस चैलेंज जनरली. अब मतलब अगर आप किसी भी डिस्को को देख लें, हमारे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो एक्सपर्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस काफ़ी सिग्निफिकेंट होते हैं, 20% के आसपास. could be higher for some companies, could be lower for other companies. और एनर्जी का एक एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस, एनर्जी एफिशिएंसी के अंदर एक सप्लाई चेन डिस्टॉर्टेड है. तो पाकिस्तान के अंदर इसका अगर कोई प्लेयर आके इसको सॉल्व करता है थ्रू एफिशिएंट टेक्नोलॉजी, तो आई थिंक वहाँ पे एक बहुत यूज केस बनता है. बट एज फार एज आई अंडरस्टैंड अभी तक जो पाकिस्तानी मार्केट में इस एरिया में काम भी कर रहे हैं पाकिस्तानी कंपनीज जो हैं, वो पाकिस्तानी मार्केट से ज्यादा बाहर की मार्केट में देख रहे हैं, बिकॉज दैट्स वेयर द इंडस्ट्री इज मैच्योरिंग. पाकिस्तान इज स्टिल वेरी अर्ली और आपको उसकी रेल्स पूरी आई मीन एट द एंड ऑफ द डे एआई कंपनी को मॉडल स्टेट करना चाहते हैं. उसके पीछे की पूरी डिजिटाइजेशन की जर्नी उसूलन उनका काम नहीं होना चाहिए. दैट शुड हैव बीन कवर्ड इन द फर्स्ट वेव और पाकिस्तान में बदकिस्मती के साथ वो अभी तक नहीं हो पाया. थैंक यू सो मच मुताहिर, आपने हमें शो पर ज्वाइन किया और अपनी बहुत ज़्यादा वैल्यूबल इंसाइट से आगाह किया, क्योंकि एक इंडिपेंडेंट पर्सपेक्टिव हमेशा लाजमी ज़रूरी होता है. तो थैंक यू सो मच. बिल्कुल नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त हुआ जाता है ख़त्म. आपसे मुलाकात होगी दोबारा कल. अपना बहुत ख्याल रखिएगा और बोल न्यूज़ के सोशल मीडिया हैंडल्स पर अपना फीडबैक ज़रूर रिकॉर्ड करिएगा. खुदा हाफिज़. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए.